हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जो कि 2021 ईयर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी हाई चांसेस है कि वो सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियंस रखे हैं, तो हम कुछ धीरे धीरे करके हम उन केसेस के बारे में जानेंगे। एंड ये वीडियो जो है एक अलग अलग पार्ट्स में है, तो इन सारे पार्ट्स को ज़रूर देखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी क्रिस्प नोट्स के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। राइट, सो हमें स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। राइट, तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। एंड पहला केस जो हम देखते हैं, जो आपकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह केस। अब देखिए, इसमें बात क्या हुई है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास इन ऑल द पुलिस स्टेशन कॉर्नर। देयर वाज अ सम इशू रिगार्डिंग द केसेस। तो उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया कि सारे जो पुलिस स्टेशन है उनमें सीसीटीवी कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, जो केस था वो किसी एक जो प्लेंटिफ है वो परमवीर सिंह के द्वारा फाइल किया गया था, जिन्होंने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्वेश्चन उठाए थे, जो कि सीसीटीवी एंड जो सीसीटीवी कैमरास पुलिस स्टेशन में इंस्टॉल रहते हैं तो उनको लेकर उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बोला है कि आप इस पे जो है अपनी रिपोर्ट फाइल करें। एंड पहले भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसने बोला था इन द केस ऑफ शफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बट वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। एंड इस जजमेंट में जो है उन्होंने काफ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एम्फेसाइज करते हुए बोला है कि जो कैमरास हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये इंस्टॉल होने चाहिए एट ऑल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जो पुलिस स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास जो है इंस्टॉल होने चाहिए, मेन गेट पे, लॉकअप्स के पास और कॉरिडोर के पास। तो बेसिकली एक पर्सपेक्टिव और एक जो मोटिव है वो ये भी है कि जो आगे अगर कहीं किसी प्रिजनर के साथ अगर उसको अरेस्ट के दौरान उसको टॉर्चर ना हो, तो इस ये भी ऑब्जेक्टिव है उसको रोकने का। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट मस्ट बी इक्विप विद नाइट विजन एंड मस्ट नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ ऑडियो एज एंड वीडियो फुटेज। तो जो सीसीटीवी कैमरा है वो उसमें नाइट विजन, अच्छा मतलब कि नाइट में भी उसकी वीडियो जो कैप्चर करने की कैपेबिलिटी है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और जो ऑडियो और वीडियो दोनों फुटेज जो है वो उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में बोली है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की नेसेसरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और द रिकॉर्डिंग स्टोरेज शैल नॉट बी बिलो 1 ईयर। और ये भी खास तौर पे बोला है कि जो रिकॉर्डिंग स्टोरेज, जो कैमरास में जो रिकॉर्डिंग स्टोरेज होगी वो 1 साल तक रखी जानी चाहिए, और 1 साल से कम तो उसमें जो मेमोरी के पर्सपेक्टिव से जो हमेशा कोई कहीं कहीं होता है जो डिलीट कर देता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इट शैल नॉट बी बिलो 1 ईयर। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोला, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्किंग मेंटेनेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सीसीटीवी शैल बी दैट ऑफ एसएचओ ऑफ पुलिस स्टेशन। जो ये सीसीटीवी कैमराज जो इंस्टॉल तो हो गए, अब उसके बाद उनकी जो वर्किंग है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो जो मेंटेनेंस है और रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रही नहीं है, ये पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि जो भी पुलिस स्टेशन के सीनियर हेड कांस्टेबल होंगे, एसएचओ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। और तो ये सारी बात इस केस में बोली गई परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह में। राइट, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। नाउ अब बात है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब। देखिए, ये केस जो है वो बेसिकली पर्टेनिंग है बेल एंड यूपीए यूएपीए केसेस। यूएपीए मींस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। सो बेसिकली देयर वाज सम circumstances where जो अक्यूज वॉज, उन्होंने उसने अपने जो टीचर है उनका, उन्होंने कुछ रिलीजियस कुछ स्टेटमेंट बोला जो कि उसको बोली पसंद नहीं आई, एंड ही चॉप्ड ऑफ हिज हैंड। उसने उनका हाथ काट दिया इस रिलीजियस जो स्टेटमेंट उनको पसंद ना आने पर उस टीचर का। एंड उस केस में द accused had filed a case for getting bail, but the court has earlier, जो हाई कोर्ट है उसने कोर्ट जो है वो बेल दे दी थी, बट एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बाद में इसमें एक रिव्यू पिटिशन फाइल की कि इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए और बेल जो है नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ
बेल इन यूएपीए केसेस इफ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल इन यूएपीए केसेस तभी मिल सकती है जब फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल जो है वॉलिड हो। अब फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल क्या होता है, ध्यान से दीजिए, सुनिए। कभी कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हर एक ट्रायल का एक प्रोसीजर होता है कि कब चार्जशीट फाइल होगी, कब कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, कब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती, ये टाइमलाइन जो है वो फॉलो नहीं होती है, कभी कभी कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन 5-6 साल चलती रह जाती है, कभी 10 साल तक चलती रह जाती है और चार्जशीट ही फाइल नहीं होती है, तो वहाँ पे जो प्रिजनर है उसका भी एक फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल होता है कि उस जल्द से जल्द वो स्पीडी ट्रायल हो, और अगर वो गिल्टी है तो उसको सज़ा मिले, अगर वो इनोसेंट है तो वो छूटे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इनोसेंट होता भी है और 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती है और फिर बाद में पता चलता है कि वो इनोसेंट था, तो वहाँ पे उसका फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल जो है वो वायलेट होता है। तो इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएपीए केसेस में बेल तभी मिल सकती है जब फंडामेंटल राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वायलेट होगा, जब जो प्रोसीजर है, टाइमलाइन जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, सारी चीज़ों का, वो अगर फॉलो नहीं होता है तो फिर आप यूएपीए केसेस में बेल मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। जो एक्यूज था उसने चॉप कर दिया था अपने टीचर का जो हाथ है ऑन रिलीजियस इंटिमिडेशन, रिलीजियस स्टेटमेंट पे कुछ ऐसा उन्होंने बोला था जो उसको पसंद नहीं आया, या फिर जो भी इंटरप्रिटेशन नहीं हो, उस बेसिस पे उसने ये क्राइम कमिट किया। एंड एनआईए ने हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हाई कोर्ट ने ग्रांट बेल तो है दे दी है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो जजमेंट दिया, वो एक्चुअली एरर के बेसिस पे है और इसे सही किया जाना चाहिए, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 43D क्लॉज 5 है यूएपीए में, सेक्शन 43D क्लॉज 5 जो है उसमें जो कंडीशन मेंशन है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि कंडीशन क्या मेंशन है उसमें। कंडीशन ये है कि जब भी यूएपीए केसेस में बेल दिया जाता है तो वहाँ पे एक मैंडेटरी कंडीशन है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, उसको अपनी ओपिनियन रखने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और विदाउट सीकिंग हिज ओपिनियन, उनकी ओपिनियन के बिना कि इसको बेल दिया जाना सेफ है या नहीं है, विदाउट गेटिंग दैट ओपिनियन बेल नहीं दिया जा सकता। तो एनआईए ने यही बोला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ओपिनियन इसमें नहीं लिया गया, और दैट इज़ वाई केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो थोड़ा एरर के बेसिस पे है और इस एरर को सही किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो बेल अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि ऑल दो इसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो है वो फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन ये हाई कोर्ट की जो पावर है बेल देने की वो उसको नहीं छीन रह सकता, और हाई कोर्ट ने जो बेल दी है वो इस बेसिस पे भी दी है कि जो एक्यूज है वो अपनी 2/3 जो सेंटेंस है, टोटल सेंटेंस का जो 2 बाई, अगर वो गिल्टी है तो उसका जो 2/3 सेंटेंस है वो ऑलरेडी काट चुका है, और इस बेसिस पे जो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल है वो ऑलरेडी वॉलेटेड है, तो इसलिए हम जो है इसको यहाँ पे बेल दे सकते हैं, और इसलिए बेल दिया जाना चाहिए। और तो ये बात कही गई है। देन उसके बाद आती है PASL विंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस GE पावर कन्वर्जन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें बात क्या गई है, देखिए इसमें कुछ थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें कोर्ट ने कहा कि 2 इंडियन पार्टीज कैन चून अ फॉरेन सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इसमें कन्फ्यूजन है कि फॉरेन सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। देखिए, अब एक तरीका होता है कि आप दो लोग के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में केस फाइल करते हैं, उस पर कोर्ट जजमेंट देता है। एक तरीका, और कोर्ट का जो जो जजमेंट का प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, 10 साल 20 साल आराम से लग जाते हैं। बट आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि दो पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो एक थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन को, जो कि एक लर्नेड पर्सन या कहीं भी ऑफिसर है, उसको दोनों अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं कि आप जो है हम दोनों के मैटर को सुनोगे, एंड देन उसके बाद आप डिसीजन दोगे, और जो डिसीजन आप दोगे वो हम दोनों पार्टी मानेंगे। ये आर्बिट्रेशन होता है। तो इसमें कम इशू क्या है कि क्या दो इंडियन पार्टीज, मतलब कि कोई दो कंपनीज जो कि इंडिया में बेस्ड है, क्या वो फॉरेन सीट ऑफ आर्बिट्रेशन चूज़ कर सकती है। मतलब कि जो आर्बिट्रेशन की जो जगह है वो या तो इंडिया में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कहीं बाहर किसी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, आर्बिट्रेशन के इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, जस्ट लाइक अ हाई कोर्ट या और जो भी कोर्ट होते हैं, उस तरह आर्बिट्रेशन के भी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आर्बिट्रेशन में जजेस के लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो क्या जो पार्टीज़ है वो फॉरेन सीट ऑफ आर्बिट्रेशन चूज़ कर सकती है कि नहीं। दो इंडियन पार्टीज़ जो है वो फॉरेन में कोई जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से अपना जो मैटर है वहाँ उसके थ्रू रिजॉल्व करवा सकती है कि नहीं। तो ये
इशू था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि टू इंडियन पार्टीज कैन चूज अ फॉरेन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है और अगर उसकी सब्सिडरी इंडिया में बेस्ड है और उसका किसी इंडियन कंपनी के साथ डिस्प्यूट है, तो वो फॉरेन के किसी एक्सपर्ट जज या जो भी इंस्टीट्यूशन है आर्बिट्रेशन के, वहाँ पर अपने केस प्रेजेंट करके वहाँ से जजमेंट ले सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट ने बोला कि टू इंडियन कंपनीज कैन चूज द फॉरेन स्टेट आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट, ये बात कर चुके हैं। अपहेल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पावर ऑफ ऑटोनॉमी, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल जो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो भी पार्टीज होती है उनको पावर ऑफ ऑटोनॉमी दी जाती है कि पार्टीज खुद सेलेक्ट कर सकती है कि किस जज को वो अपॉइंट करना चाहते हैं और कहाँ पर ये प्रोसीडिंग वो चलवाना चाहते हैं। तो ये पावर ऑफ ऑटोनॉमी जो है आर्बिट्रेशन के केसेस में दी जाती है, बट लिटिगेशन में ऐसा नहीं होता है। जो कोर्ट के मेथड होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस है आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन में। और कोर्ट ने क्या कहा, फॉरेन कंपनीज विद इंडियन सब्सिडरीज कैन नाउ चूज फॉरेन सीट ऑर्बिट। और उन्होंने कहा कि अगर कोई फॉरेन कंपनी, जैसे मैंने बताया कि अगर उसकी सब्सिडरी इंडिया में है तो वो तब भी फॉरेन सीट ऑफ आर्बिट्रेशन चूज कर सकते हैं। राइट। देन उसके बाद अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए सेक्सुअल क्राइम्स को लेकर के। बोला कि अक्यूज को इसमें सेक्सुअल असॉल्ट के बेसिस पे ही वॉज अंडर अरेस्ट एंड उसने जब बेल के अप्लाई किया तो जज ने बोला कि आप अक्यूज को जो आकर के राखी बांधिए एंड देन उसको बाद हमको आपको बेल दी जाएगी। तो इसको, ये जजमेंट एमपी हाई कोर्ट का था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस क्वेश्चन ये था कि क्या क्रिमिनल केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि कोर्ट शुड स्टे अवे फ्रॉम अडॉप्टिंग सॉफ्ट अप्रोच। कोर्ट को इस तरह का अप्रोच अडॉप्ट करने से बचना चाहिए। और जो बेल है, बेल जो है सीआरपीसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग देना चाहिए और कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग द टाइंग ऑफ राखी या शादी कर लीजिए या फिर कुछ भी पर्सनल कमेंट, पर्सनल ओपिनियन, स्टीरियोटाइप ओपिनियन जो पैट्रियार्की को प्रमोट करता है, इस तरह के ओपिनियन देने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। और उन्होंने ये बोला कि जजेस को जो है इस तरह के जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में सीखना चाहिए और इस तरह के कमेंट पास करने बचना चाहिए। और जो बार काउंसिल को ऑफ इंडिया को भी बोला कि जो है जजेस की जो ट्रेनिंग होती है और एलएलबी जो स्टूडेंट्स है उनके कोर्स में जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन को इंक्लूड किया जाए ताकि वो एक बेटर पर्सपेक्टिव रख सकें। ठीक है, इस तरह का स्टीरियोटाइप जजमेंट ना पास करें। ऑलराइट, तो ये सब सारी बातें थी एंड till that time we would like to conclude that video and we'll be coming with another part of this video, so please watch that video as well. All right, till that time, thank you.